बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स प्रोग्राम है रेनबो हेल्पलाइन और मैं हूं चांद मोहम्मद। और आज के इस हेल्पलाइन प्रोग्राम में बहुत कमाल का टॉपिक है। हम सभी अपने आसपास एनवायरनमेंट के प्रति कितने जागरूक हैं, कितने नहीं हैं, और क्या एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण से संबंधित कुछ ऐसे कोर्सेज, ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे हम अपनी रोजी रोटी कमा सकें। तो अनोखी बात हो जाएगी कि भाई हम पर्यावरण की सुरक्षा और उसके विकास में भी योगदान दें और अपनी आजीविका भी कमा सकें। तो इन सब बातों के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे श्री कुमार दीपक, जो कि पर्यावरण अधिकारी हैं, नीति और योजना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत से। तो बहुत सारी जानकारी आप अगर चाहते हैं तो हमारे पास उपलब्ध हैं, बहुत ही कमाल के विशेषज्ञ हैं। आपको सारी जानकारियां मिलेंगी। आपको टाइप करना है 53010 वाले नंबर पे मैसेज। तो आपको कैसे टाइप करना है? आपको टाइप करना है RAIN। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी इस विषय से यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड जो भी आपकी बातें हैं, प्रश्न हैं, वो आप पूछिए। अपने नाम और अपने स्थान के साथ आप भेजेंगे 53010 पर। 53010। टॉपिक हमारा क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरण शिक्षा को हम आजीविका के माध्यम में किस प्रकार से परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसका किस तरह से हम एजुकेशन के तौर पर कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं, ये आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आप बस बने रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ। और पड़ती है तो समय समय पर हम आपको मार्गदर्शन दिलाते हैं ना, विशेषज्ञों को बुलाकर। तो आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं श्री कुमार दीपक जी, जो कि इन्वायरमेंटल ऑफिसर हैं, पॉलिसी एंड प्लानिंग, UNDP इंडिया में। हेलो जी हाँ, जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, मैं भी पहले इस विषय में बिल्कुल भी अनभिज्ञ हूँ। मैं अपनी पर्सनल अगर राय बताऊं तो मैं जानता ही नहीं है विषय क्या है और इसके क्या आगे जो उपयोगिता है वो क्या है। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में प्रस्तावना या भूमिका दीजिए सर। जी हाँ, जन सामान्य के लिए आज के दौर में जब हम कोविड जैसी महामारी से जूझ रहे हैं तो लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई बोलते हैं कि इस प्रकार की बीमारियां बहुत ज्यादा जैव विविधताओं के ह्रास के बाद हुई हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी है हमारी वो संकुचित हो रही हैं, मानवीय जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके वजह से इस प्रकार के पैंडेमिक देखने को और इस प्रकार जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह देखने को मिल रहा है। ये सारे पर्यावरण के विषय हैं। तो 2002 में हम इस पूरी चर्चा को शिक्षा और रोजगार के साथ रखेंगे। तो पहले तो जरूरी होती है कि शिक्षा किस प्रकार से जरूरी है, कैसे आप किस प्रकार से एनवायरमेंट डिग्री लेते हैं, और तब रोजगार के क्षेत्रों की तरफ आएंगे। 2002 में एक MC मेहता बनाम भारत सरकार की एक जजमेंट आई थी माननीय उच्चतम न्यायालय से। तो उन्होंने कहा था कि हर विद्यालय और विश्वविद्यालय के स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा। और सरकार ने उसे बाद में पर्यावरण शिक्षा को बाकायदा 6ठी 7वीं के बाद से सरकारी विद्यालयों के अंदर और प्राइवेट स्कूल के अंदर तो बच्चों को स्टैंडर्ड 1 से ही ये एनवायरमेंट स्टडीज पढ़ाई जाती हैं। और आगे चल करके 11-12 से आगे चल करके ग्रेजुएशन में, जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो एनवायरमेंटल स्टडीज एक अलग स्ट्रीम बाकायदा हो जाती हैं। अच्छा, आप एनवायरमेंटल स्टडीज में पेपर ले सकते हैं और मास्टर डिग्री में एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी करके इस प्रकार से सब्जेक्ट हैं। वो MPhil करेंगे, PhD करेंगे। तो ये सब्जेक्ट बाकायदा ओपन है बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल के अंदर। तो जब स्कूल के अंदर और यूनिवर्सिटीज के अंदर ओपन है तो रोजगार तो यहीं से शुरू हो जाती है। अब वहाँ पे शिक्षक होंगे उसके जो उस प्राइमरी स्कूल के अंदर, मिडिल स्कूल के अंदर, हाई स्कूल के अंदर, 10+2 वाले स्कूल के अंदर, फिर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को MPhil और PhD तक वहाँ पे जरूरत पड़ेगी उनकी। तो जब हायर स्टडीज लेंगे तो हायर एजुकेशन में जाएंगे।
वहां से रोजगार लेकर के। और जब नीचे के स्टडीज में होंगे तो एमएड करके, बीएड करके जब आएंगे तो प्राइमरी और मिडिल और हाई स्कूल के अंदर जब आएंगे वो तो शिक्षक के तौर पे आ सकते हैं। रही बात यहाँ शिक्षा के तौर पे एम्प्लॉयमेंट की, और सरकारी स्तर पे बहुत सारे सरकार के जैसे पर्यावरण विभाग हैं, मंत्रालय बाकायदा बना हुआ है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पे पर्यावरण जो विषय के जो छात्र होते हैं उनकी जरूरत होती है। और आज के दौर में जब पर्यावरण जैसे गंभीर संकटों के साथ पूरी दुनिया जूझ रही है, जब हमने 2015 के बाद और 2030 के बीच में पर्यावरण के कुछ ऐसे समझौते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जैसे एक पेरिस का जलवायु परिवर्तन समझौता है, पेरिस का क्लाइमेट एग्रीमेंट। अच्छा। वो 2015 से 2030 तक है। हाँ। और बाकायदा भारत सरकार उसका एक सिग्नेटरी है और उसको रेटिफाई करने वाला देश है। हाँ। और रेटिफिकेशन के बाद ये किया गया है कि भारत सरकार 2030 तक अपने जीडीपी का 33 से 35% कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगी। ये एक और उसके साथ में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो भी 2015 से 2030 तक प्रभावी है। सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ हुआ कि गोल्स जी, इसका अर्थ हुआ कि जो हमारे संसाधन हैं ये समतुल्य विकास के गोल हैं। हाँ। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 ऐसे गोल निर्धारित किए हैं, उसमें 6-7 ऐसे गोल हैं जो बकायदा पर्यावरण से संबंधित हैं, जिसमें जो उनका गोल नंबर 13 है वो क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है। गोल नंबर 14 है वो पानी के अंदर के लाइफ के बारे में बात करता है। गोल नंबर 15 है जो जमीन पे जो लाइफ है उसके बारे में बात करता है। तो वहाँ बिल्कुल प्योरली वो इन्वायरमेंटल स्टडीज के लोगों के लिए ओपन है और यहीं से जॉब ओपन होता है। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर रहे हैं एनजीओज के अंदर। जी जी। और उसके साथ साथ बहुत सारे जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ही खुद है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे भी इन्वायरमेंटल ऑफिसर्स के, इन्वायरमेंटलिस्ट के, इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट के पोस्ट रहते हैं। और जब आप इस स्ट्रीम में जाएंगे तो इन्वायरमेंट स्टडीज खुद एक बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर है। बिल्कुल उसमें सर, आप जी, उसमें इन्वायरमेंटल जो अभी आपने संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियां बताई कि उसमें पृथ्वी के जो लगभग समस्त मंडल हैं, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, उन सभी से संबंधित, तो ये तो बड़ा ही विशाल व्यापक विषय है। हाँ, एक दिव्यांशु यादव का यूपी से प्रश्न आया है कि आपको नमस्कार कह रहे हैं सर, और कह रहे हैं कि नमस्कार, 12वीं के बाद इन्वायरमेंट में कौन से कोर्स किए जाएं जिससे उनका काम अच्छे से चल सके। जी हाँ, 12वीं के बाद एक तो पेपर सीधे ग्रेजुएशन में इन्वायरमेंटल स्टडीज के पेपर हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पे कुछ ऐसे कॉलेजेज हैं जो वाटर एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट करके कोर्सेज चला रहे हैं। और अगर उनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक साइड में है तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स करके एक पेपर अच्छा है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, हाँ, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करके पेपर है। तो इस हम जैसा बता रहे थे कि इन्वायरमेंट डिग्री एक बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेज हैं। बीटेक में आप जाएंगे तो वहाँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है जो टेक्निकल एस्पेक्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट देखेंगे, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, एयर क्वालिटी मेजर्स देखेंगे, वाटर क्वालिटी एनालिसिस वगैरह करेंगे। तो वो माइक्रो लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे वो लोग काम करेंगे। लेकिन जो लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज से आएंगे वो भी उस लेवल पे काम करेंगे, साथ साथ वो पॉलिसी और प्लानिंग के लेवल पे भी काम करेंगे, सोशल एस्पेक्ट पे भी काम करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा पेपर है जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये तीनों जो हमारे पैराडाइम्स हैं उसको ले करके चलता है और उसकी जरूरत होती है वहाँ पे पॉलिसीज वगैरह में। और उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे तो ओपन फील्ड, जब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ग्रेजुएशन में इन्वायरमेंटल स्टडीज करके पेपर है, वाटर एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं। तो ये वाइड ओपन है। उसके बाद जब आप मास्टर डिग्री में जाएंगे तो भी यही स्ट्रीम आपको आगे भी काम करेगा। तो ज्यादा ये बहुत सारे ऑप्शन हैं इन्वायरमेंटल स्टडी, यहाँ तक कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है
बाहर की यूनिवर्सिटीज, और वो क्लाइमेट चेंज करके पेपर चला रखी है ग्रेजुएशन के अंदर। ग्रेजुएशन इन क्लाइमेट चेंज, ग्रेजुएशन इन बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इस प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर ही ऐसे 10-11 पैराडाइम्स हैं, 10-11 ऐसे सब सेक्शंस हैं जिसके ऊपर लगातार कोर्सेज हैं। कहीं पे अब इंदिरा गांधी वगैरह कुछ कोर्सेज कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए चलाती हैं, उनके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन एनवायरमेंटल स्टडीज है, उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल स्टडीज है, मास्टर डिग्री इन एनवायरमेंटल स्टडीज है। तो वैसी यूनिवर्सिटियां बहुत सारे रेगुलर कोर्सेज चला रही हैं, बहुत सारी जो नॉन यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस के भी कोर्सेज उपलब्ध हैं एनवायरमेंटल स्टडीज के। तो जो वर्किंग लोग, एक छोटा सा सर अंतराल लूंगा और प्रश्न बहुत अच्छे आने लग गए हैं। एक प्रियांशी सिन्हा का प्रश्न मैं इस ब्रेक के बाद लूंगा सर, तो आप सर बने रहिए और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी हमारे साथ बने रहें। जी जरूर जी। आकाशवाणी FM रेनबो है पॉलिसी एंड प्लानिंग UNDP इंडिया से, और एक प्रश्न आया है सर कि प्रियांशी सिन्हा का कोलकाता से, वो कह रही हैं कि मैंने इन्वायरमेंट साइंस से डिस्टेंस से मास्टर्स करके PhD किया जा सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। अब कहाँ से उन्होंने किया है सर? ये कोलकाता से मैसेज किया है, तो शायद उन्होंने वहां से किया हो। जी हाँ, जहाँ से भी किया हो, अगर वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी अगर UGC से मान्यता मिली हुई है, रिकॉग्नाइज्ड है, तो बिल्कुल वो PhD कर सकते हैं। वेरी गुड। तो सर इसमें जो जैसे आप बता रहे थे कि जो रोजगार के जो वो हैं क्षेत्र हैं, उसमें पहला तो हो गया अध्यापन का, है ना? इसके अलावा और क्या विदेशों में भी या अन्य राज्यों में भी? बिल्कुल। बहुत सारे जो पोजीशंस हैं, जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, GIS के अंदर, रिमोट सेंसिंग के अंदर, इस तरह के जितने जो जगह हैं, और जो भी पर्यावरण संबंधित जैसे जैव विविधता का अध्ययन हो गया या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सरकार कोई भी आज के दौर में जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है गवर्नमेंट का, उसके पहले जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके पहले सबसे पहला जो काम होता है वो पर्यावरण विभाग से उसका वो ग्रीन नोट लेना। भाई कोई पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, उसके लिए ये देखा जाता है कि उसका एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, और उसी के आधार पे जब वहां से परमिशन ग्रांट मिल जाता है कि हाँ अब ओके है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी ये जाती हैं। तो जाहिर सी बात है जब वैसी स्थिति होगी तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल ऑफिसर्स, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट की जरूरत होगी, और वहाँ पे ऐसे लोगों को नौकरी के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए निकाली जाती है। वो सरकारी स्तर पे भी होता है और कंसल्टेंसीज के स्तर पे भी होता है, NGOs के लेवल पे होता है। तो बहुत सारे ऐसे संस्था हैं, लेकिन कुछ परेशानी जो पर्यावरण विज्ञान के छात्रों के साथ आती हैं रोजगार को लेकर के, कि सरकार ये पेपर है तो बहुत 2002 से ही, अब काफी समय हो गया है, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस पेपर हो गया है, लेकिन होता क्या है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर और स्कूलों के अंदर बहुत भारी मात्रा में शिक्षकों की कमी है, और सरकार बहुत दिन तक ऐसे कर रही थी कि जैसे जो जूलॉजी और बॉटनी या जो लाइफ साइंस के लड़के हैं उनका रिक्रूटमेंट जब निकालती थी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन लोगों का तो नाम होता था, लेकिन इन्वायरमेंट स्टडीज करके पेपर नहीं डाला जाता था कि भाई इन्वायरमेंट स्टडीज के भी लड़के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। धीरे धीरे उसके लिए लोग फिर सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू किए, यूनिवर्सिटीज के ऊपर से भाई रेगुलेशन निकलना शुरू हुआ कि भाई क्यों नहीं लड़कों को इन्वायरमेंटल स्टडी, जब आपने एक इंडिपेंडेंट पेपर दे दिया है तो जब आप इन्वायरमेंटल सेक्टर के लिए आप जॉब निकालते हैं तो आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और उन लोगों को दीजिए, नाम देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंटल स्टडीज को भी उसमें कृपया डाल दें कि भाई हाँ इन्वायरमेंटल स्टडीज के लड़के भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लड़ाई आज भी चल रही है। और यही है कि IFS जो होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, उसमें बकायदा फॉरेस्ट सर्विसेज है तो उसके वो आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में, लेकिन आज तक IFS के अंदर इन्वायरमेंटल स्टडीज करके सब्जेक्ट नहीं रखा गया। फॉरेस्ट्री है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, तो ये लड़ाई इन्वायरमेंटल स्टडीज के लड़कों को खुद लड़नी पड़ रही है इस देश के अंदर।
तो समस्या है, जहां तक पर्यावरण की स्थिति जितनी खराब है वो लड़कों की भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। बेचारे बहुत संघर्ष कर रहे हैं, पीएचडी कर चुके हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए बहाली आती है तो पता चलता है वहाँ केमिस्ट्री और बॉटनी वाले लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज में घुस गए हैं। हाँ, तो उन लड़कों के साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, क्योंकि उसमें नेशनल जो ग्रीन ट्राइब्यूनल बना 2010 में, एनजीटी एक्ट, उसके अंदर एक बाकायदा एक इन्वायरमेंट को देखने के लिए एक क्वासी जुडिशरी स्ट्रक्चर तैयार की गई, जिसको बताया गया कि ये राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं, उच्चतम न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, उनके इक्विवेलेंट का ये कोर्ट है। तो एनजीटी बनाया गया। तो एनजीटी ने बहुत सारे ऐसे जजमेंट पास किए हैं जहां पे उन्होंने बोला है कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वहां पे जो चेयरमैन होंगे या जो एक्सपर्ट मेंबर होंगे, वो लोग बाकायदा इन्वायरमेंटल नॉलेज, जो स्पेशल इन्वायरमेंटल डिग्रीज होती हैं, जो इनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल इन्वायरमेंटल नॉलेज होना चाहिए, वही लोग बाकायदा उस पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो वैसे लोगों के आने के बाद और एनजीटी आने के बाद ये थोड़ा देखने को मिल रहा है कि चेंजेज यूनिवर्सिटीज अपने अनुसार कर रही हैं। अब जो रिक्रूटमेंट आ रही हैं उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज को डाला जा रहा है, और ये एक अच्छा निर्णय है। हाँ, एक अच्छा कदम है पर्यावरण विज्ञान छात्रों के लिए। एक प्रश्न है सर, अभिषेक वर्मा का लखनऊ से, वो कह रहे हैं कि मैं बीटेक बायोटेक स्टूडेंट हूँ, और तो क्या मैं एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी से एमटेक कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये करती हैं। आगे वो गेट वगैरह लगा सकते हैं, तो वहां से फिर निकल करके उनके स्कोर के अनुसार उनको वो एडमिशन मिलेगा। अच्छा सर, एक थोड़ा सा मेरा एक प्रश्न है कि सर मेरी थोड़ी गणित जो है वो कमजोर है, तो अगर मेरा बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, अच्छा नहीं है, तो क्या एनवायरमेंटल स्टडीज को लेकर पढ़ने में मुझे आगे इसमें, क्योंकि एनालिसिस है और भी कई चीजें हैं, तो क्या मुझे कोई परेशानी होगी या मैं कर लूंगा? बिल्कुल कर लेंगे आप। आर्ट्स सेक्शन वालों को भी, जो लड़के इवन आर्ट्स बैकग्राउंड के लड़के हैं, उनके लिए भी पर्यावरण विज्ञान का पेपर है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसा पेपर करा रही हैं। एक बहुत सारे ऐसे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे बिहार से एक नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, वो बीए और एमए और एमएससी दोनों के लिए करा रही हैं ऐसे कोर्सेज। अब पीजी डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल स्टडीज है, वो बीए के लोगों के लिए भी इंदिरा गांधी करा रही हैं, और बीएससी वाले जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए भी करा रही। कोई दिक्कत नहीं आएंगी आपको। बहुत सारे ऐसे जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो साइंस के लोगों के लिए है, लेकिन बहुत सारा मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा पेपर है जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों जो आपके पैराडाइम्स हैं उनको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये कम्युनिटी के लिए जरूरी है। अब इन्वायरमेंट जरूरी किसके लिए है? जो हेल्दी एयर हो, हेल्दी वाटर हो, हेल्दी सॉइल हो, ये जरूरी है हमारी कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए। अब रिवर को साफ करने के लिए केवल इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट तो नहीं चाहिए, उसमें जनशक्ति, थोड़ा सा अवेयरनेस भी चाहिए। बिल्कुल अवेयरनेस चाहिए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए। तो वैसे लोगों के अंदर माना जाता है कि एक इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी, इस तरीके के पेपर भी हैं मौजूद। इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी भी मौजूद हैं, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी मौजूद है। तो आप अपने अनुसार पेपर ऑप्ट करके जा सकते हैं और बाकायदा आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं अंतर है। ज्यादातर जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो टेक्निकल है, और जो सोशल एस्पेक्ट है वो सोशल एस्पेक्ट है। अच्छा सर, इसके जो ये कोर्सेज हैं और जब हम इनको पढ़ते हैं तो इसमें क्या कुछ प्रैक्टिकल तरीके से भी हमें सिखाया जाता है कि या ज्यादातर इसका थ्योरी ही है? थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। अब जैसे प्रैक्टिकल, सामान्य प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, अब जैसे आप कंपोस्ट बनाना एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। वेस्ट मैनेजमेंट करना, ये केवल टेक्निकल लोग ही नहीं कर सकते। अब सेग्रीगेशन के लेवल पे काम करना है। बहुत सारे घर में सेग्रीगेशन के लेवल पे वेस्ट को सेग्रीगेट करना है। एट द रिसोर्स हाउस होल्ड लेवल पे ही सेग्रीगेट करना है कि भाई ये ड्राई वेस्ट है, ये
मॉइस्ट बेस्ट है, ये प्लास्टिक बेस्ट अलग चले जाएंगे। तो उस प्रकार के जो बेस्ट एग्रीगेशन हैं वो पहले आप बताएंगे जा करके, तो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए भी तो उस लेवल का चीज चाहिए जहाँ पे आपको सामान्य जो लेबोरेटरिकल जो एस्पेक्ट है, जो आर्ट्स और साइंस के लड़के दोनों सीख सकते हैं सामान्य तरीके से। वाटर क्वालिटी एनालिसिस है, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन कुछ जो सामान्य चीजें हैं, जो रैंडम टेक्नोलॉजी के जरिए जो चीजें जो आ गई हैं, रैंडम इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि भाई वाटर टेस्टिंग कैसे की जाती है, एयर प्यूरिफायर के अंदर एयर टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, या हम लोग जो वाटर के अंदर जो सस्पेंडेड जो पार्टिकुलेट जो खास करके वैसे जो सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के अंदर, उसको कैसे देख सकते हैं। एयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट एसपीएम जो है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। ये तो मशीन है, ये आपको दिखाया जाएगा और ये सब कोई कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जो डीप टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक जो कैलकुलेशंस होंगे वो आपको नहीं दिए जाएंगे। जी हाँ सर, मुझे तो इस कोर्स में जो आप बता रहे हैं कि ये पढ़ने को मिलेगा, वो तो मुझे एक आम तौर पर भी, एक आम आदमी के नाते भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि भाई पानी जो हम पी रहे हैं उसकी गुणवत्ता का पता हो, हवा जो हम सांस ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता का हम ध्यान रखें। नहीं, ये तो इग्नोरेंस है ना। आप वाटर लेते हैं, हर एक आदमी आके अपने यहाँ आरओ सिस्टम लगा लेता है, लेकिन उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि 500 के अंदर अगर टोटल डिजोल्व सॉलिड्स हैं, जो टीडीएस होता है वाटर का, अगर टीडीएस 500 के नीचे है तो कोई भी कंपनी अगर उनके यहाँ जाके आरओ सिस्टम लगा देती है तो वो इलीगल हो जाएगा और उस कंपनी के खिलाफ आप केस कर सकते हैं। जब तक वो टीडीएस लेवल आपका 500 के ऊपर नहीं है। कोई भी आरओ वाला जब आपके यहाँ लगाने के लिए आता है तो आपके वाटर को वो रैंडम टेस्ट करता है। अगर वो 500 के नीचे है टीडीएस तो आपको आरओ की कोई जरूरत नहीं है, आपका पानी बहुत सही है, आप पी सकते हैं। और अगर वो 500 के ऊपर है तब आप आरओ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक अवेयरनेस जो होता है उस लेवल पे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग उस अंधाधुंध दौर में है जहाँ पे हर एक चीज प्रोडक्टिव नहीं रहा, हर एक चीज कंजम्पशन बेस्ड हो गया है। हमारा कंजम्पशन एक सोशल स्टेटस बन गया है। जो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है वो सोसाइटी के अंदर बहुत अपने आप को कम्युनिटी रिस्पेक्ट पा रहा है वो। तो ये जो इंटेलेक्चुअल जो नया ब्रीड है ना, उसको आपको मिटिगेट करने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी चीज है। उसमें इन्वायरमेंट एजुकेशन एक सहयोग देता है, एक तरीके का वो सहयोग देता है। आदमी को प्रोडक्टिव होना चाहिए, ज्यादा कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, खास करके अननेसेसरी कंजम्पशन से तो बिल्कुल बचना चाहिए। बिल्कुल सर। तो एक हम म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर लौटते हैं। फिर और बहुत सारे प्रश्न हैं सर, जरूर मैं आपसे पूछता हूँ। तो सर जी, तो आप सभी लिसनर्स बने रहिए रेनबो हेल्पलाइन के साथ। और बहुत अच्छा विषय है आज का। आज हम बात कर रहे हैं करियर इन एनवायरमेंटल। इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर वाकई आज के बच्चों को रिसर्च करने की जरूरत है? जी हाँ, बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब जैसे वाटर इकोसिस्टम के अंदर, एयर इकोसिस्टम के अंदर, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर, बायोडाइवर्सिटीज के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर, तो इन्वायरमेंटल जेनेटिक्स के ऊपर, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब एरिया इतना मल्टी डिसिप्लिनरी एक सेक्शन है, तो वो सोशल एस्पेक्ट में भी रिसर्च जा सकते हैं। बहुत सारा, जैसे अब हम लोग बहुत एमिनेंट पेपर के ऊपर काम करते हैं, जैसे इकोसिस्टम से जो आप सर्विसेज लेते हो, जो इकोसिस्टम सर्विसेज आपको देती हैं, एयर देती हैं, वाटर देती है, उसमें 99.9% ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसका आप उनको रिटर्न नहीं देते, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको लेते हैं। तो एक पर्पस के लिए हम लोगों ने अब किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम को, जैसे अब रिवर इकोसिस्टम है या आर्द्रभूमि, एक वेटलैंड करके एक इकोसिस्टम होता है जो मार्सी लैंड होते हैं, वो इकोसिस्टम होता है। उस इकोसिस्टम का हम लोग अपने यूज के आधार पे, हम लोगों के यहाँ एक यूनाइटेड नेशन का एक मॉडल है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, टी बोलते हैं, उसके अनुसार अपनी सर्विसेज के आधार पे जो हम लोग उससे सर्विसेज लेते हैं, चाहे वो प्रोविजनिंग हो या रेगुलेटिंग हो या सपोर्टिंग हो या कल्चरल सर्विसेज हो, उसका हम लोग अपनी करेंसी के अंदर मॉनेटरी इवैल्यूएशन करते हैं। और एक इकोसिस्टम का जब मॉनेटरी इवैल्यूएशन करते हैं तो ये पता चलता है कि भाई इतना हिडन इकोनॉमी है इसके अंदर, इतना पैसा है एक इकोनॉमी के अंदर, जितना हम लोग यूज कर लेते हैं लाइफ टाइम में उतना हमारे सरकार का जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं या भारत सरकार होती हैं, उनका एनुअल बजट भी नहीं आता उतने में।
Oh my तो God. इतनी हिडन इकोनॉमी है उनके अंदर। तो ये सारी चीजें रिसर्च से ही पता चलती हैं। अब जैसे आप अभी कोविड-19 के बारे में चर्चा हो रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये एक बहुत स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन हम उस स्पेकुलेशंस की तरफ ना जा करके एक सामान्य जो, अगर ये नेचुरल है तो नेचुरल क्यों है? जैसे हमने फॉरेस्ट को डिप्लीट किया, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हुआ, उनका इकोसिस्टम श्रिंक हुआ, तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आर्कटिक वगैरह जो बड़े ओशन के इकोसिस्टम है, आईसी जो इकोसिस्टम है वो डिप्लीट कर रहे हैं। वहां से जो वायरस जो उनके अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो दबे हुए हैं ओशन बर्फ के अंदर, क्योंकि जानते हैं कि बर्फ के अंदर जो जीव होते हैं वो उसके अंदर बिल्कुल बहुत दिन तक कंजर्व रहते हैं, वो मरते नहीं है। तो वो वायरस डिप्लीट करके मेल्टिंग हो रहा है, वो ओशन में आ रहे हैं, ओशन के जरिए हमारे फूड चेन में आ रहे हैं, फूड चेन के जरिए हमारे अंदर आ रहे हैं। कोई बता रहा है कि भाई ये जोनोटिक है, जंगल से आया हुआ, जंगली जीवों से आया हुआ ये बीमारी है। तो इस प्रकार की स्थिति क्यों हो रही है जब ह्यूमन और एनिमल के बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं? तो रिसर्च हर एक जगह पर रिसर्च है। एयर की क्वालिटी क्यों खराब हो रही है? क्या उस एयर क्वालिटी की वजह से हेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्या उस वाटर क्वालिटी की वजह से हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है? जो हम लोग आजकल सॉइल के इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी जो बीज आ रही है वो बता रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं, तो वो अब ओरिजिनल सीड हमारे नेटिव सीड नहीं है, वो ऐसे सीड्स हैं जो एक बार फसल दे देती हैं, लेकिन अगर वो दूसरी बार आप उसको सीड को लगाएंगे तो वो फसल नहीं होंगी। उसमें कुछ ऐसे जेनेटिकल एलिमेंट डाले जाते हैं, जैसे राइस के अंदर कोई विटामिन ए डाल दिया, कोई प्रोटीन डाल दिया, जबकि हमारे पास फूड बायोडाइवर्सिटी बहुत है, हर एक ऐसे फूड है जिसके अंदर विटामिन ए है, तो हम राइस के अंदर क्यों विटामिन ए को खोजेंगे? तो ये जानने की जरूरत है। लेकिन कारपोरेशंस और मार्केट के अंदर लोगों का जो कंज्यूमरिज्म है वो चाहता है कि नहीं हमें एक ही चीज में सारी चीजें मिल जाए, तो उस तरीके से करने से वो डिटेरेशन हो रहा है, वो सॉइल का जो हेल्थ इकोसिस्टम है वो खराब हो रहा है, फूड चेन गड़बड़ा रहा है, इनस्टेबल हो रहा है। तो जहां आप बायोडाइवर्सिटी अगर डिप्लीट करेगी, जैविक विविधता में कमी आएगी, तो हमारा एग्जिस्टेंस भी खतरे में होगा। तो ये सारी चीजें रिसर्च से ही निकल करके आती हैं। रिसर्च के बहुत ओपन, बिल्कुल ओपन एक्सेस है रिसर्च का। बहुत सारे रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, सरकार की तरफ से भी सहयोग है, बाहर की तरफ से भी ग्रांट मिला हुआ है, बहुत सारे स्कॉलरशिप ऐसे इसके ऊपर चल रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस निकलते रहते हैं। तो बिल्कुल रिसर्च के एक वाइड ऑप्शन है एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर। सर, आपने जो एक बात कही बहुत अच्छी कही कि जो आर्थिक दोहन है, हम पैसे कमाने के लालच में पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, और हम बिल्कुल ब्लंट हैं, हम बिल्कुल ब्लाइंड हैं, हमें लगता है कि हमारा अधिकार है, अगर ये नहीं करेंगे तो हम कैसे कमाएंगे। इतना जो एक ब्लाइंडनेस लेकर हम चल रहे हैं, उसके लिए विषय सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सर एक प्रश्न आया है दिल्ली से सृजन का, वो कहती हैं कि जो फ्रिज में जो सामान, कहते हैं कि जो फ्रिज से जो है हानिकारक गैसेस निकलती हैं, तो ये जो दुकानों में या घरों में हम लोग फ्रिज को चलाकर छोड़ देते हैं, क्या इससे भी कोई नुकसान या कुछ हो सकता है? जी हाँ, उसको तो कम से कम चलाना चाहिए, अब टाइम देख लेना चाहिए, कुछ समय तक उनको उसके जो फ्रिज का टाइमिंग होती है कि भाई फ्रिज इतने समय तक तक फूड को बिल्कुल फ्रेश करके रख सकता है, तो वो सारी चीजों को टाइम टू टाइम लगातार छोड़ करके नहीं रखनी चाहिए फ्रिज को, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल क्लोरोफ्लोरो गैसेज, कार्बन की क्लोरोसीएफसीज गैसेज निकलते हैं। हालांकि क्योटो प्रोटोकॉल के बाद एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें वैसे गैसेस के अंदर सीएफसीज के खास करके गैसेस के अंदर रोक लगी थी, लेकिन अभी भी उसमें फ्रियॉन जैसी गैसेज हैं, बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जो हार्मफुल होती हैं। तो हाँ, बिल्कुल थोड़ा समय पे उसको ऑफ करें, कुछ समय तक, उसके बाद ऐसे इंटरवल पे उसको यूज कर सकते हैं। जी अच्छा दीपक जी, देखिए इसमें एक छोटी सी बात छुपी हुई है कि जो पर्यावरण से हमें जो चीजें मिल रही हैं खाने पीने की, उनका एक नष्ट होने का निश्चित समय होता है, है ना, और हमने उसके उस सीमा को घटाने के लिए अपनी कुछ मानव निर्मित चीजें बनाई, लेकिन उसकी भी एक लागत है जो हम सेहत से चुका रहे हैं, है ना। तो और उसके लिए कोई प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है। आप जो फूड अगर सामान्य, जो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर वगैरह नहीं, सामान्य जो हम लोग कंपोस्ट वगैरह, गोबर वगैरह, हाँ प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन
अगर हम उस प्रकार के फल को अगर यूज करते हैं और अगर आप मार्केट से वो कार्बाइड वाली फ्रूट और ये सब वाली फ्रूट लेकर के आते हैं, हाई फर्टिलाइजर्स यूज किए हुए क्रॉप्स लेकर के आते हैं, तो उनका सड़ने का एक टाइम होता है। यही वजह से जो भी मार्केट के जो फूड प्रोडक्ट आप लाते हैं उनका एक्सपायरी डेट होता है। ऐसा कभी आपने पहले नहीं सुना होगा कि भाई फूड के लिए कोई एक्सपायरी होता था। यहाँ अपने घर में मिट्टी का बना दिया जाता था वो रखने के लिए, उसके अंदर सारे अनाज होते थे। जो भूसी होती थी, गेहूं की जो भूसी होती थी, उसी में सारे बोरा डाल दिए जाते थे गेहूं वाले, ताकि वो बहुत दिन तक रहें, उसमें कुछ इन्फेक्शन ना लगे। तो ये चीजें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एडल्ट्रेशन बढ़ा। हम लोगों ने फर्टिलाइजर, केमिकल्स, हाई पेस्टिसाइड यूज करना शुरू किया, तो डिटोरेशन तो वास्तविक है। जब केमिकल्स यूज करेंगे तो फूड डिटोरेट करेगा। सर, एक प्रश्न आया है संजीव कुमार जी का, खुखानी करनाल से, हरियाणा से। वो पूछना चाह रहे हैं कि इस विषय में यदि वे आवेदन करना चाहते हैं तो कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन से ऐसे शैक्षिक केंद्र हैं जहां वो अप्लाई कर सकते हैं? यस सारी, जैसा मैंने कहा कि 2002 के बाद भारत सरकार ने लगभग तमाम जो विश्वविद्यालय हैं जो यूजीसी के अंदर आती हैं, वहां पे पर्यावरण विषय को एक स्वतंत्र बिल्कुल विषय के तौर पे दे रखा है। आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाकर के देखें उनकी वेबसाइट से, और बिल्कुल वो रेगुलर कोर्सेज में जाना चाहती हैं तो रेगुलर कोर्सेज में जाएं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस की कोर्सेज दे रही, खास करके इंदिरा गांधी चूंकि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मणिपाल जैसे जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी बहुत आगे आकर के इन्वायरमेंटल स्टडीज को कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के अंदर चला रही हैं। बड़े अच्छे मटेरियल हैं, सब्सटेंस हैं, कम्युनिकेशन है। और अब जब कोविड का टाइम आया है तो आप नया ऑर्डर भी देख लीजिए, ज्यादातर ऑनलाइन कोर्सेज चलने लगे हैं, ऑनलाइन लेक्चर होने लगे हैं। तो आगे हो सकता है कि कोविड के बाद एजुकेशन का एक नया सामने ऑर्डर आए, तो फिर आपको वही काम करना पड़े जो कॉरेस्पॉन्डेंस के टाइम करना शुरू कर दिए थे, ऑनलाइन कोर्सेज करना शुरू कर दें। केवल लैब के लिए आप लैब में जाना शुरू करें। तो इस प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध हैं, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। गूगल जाएं, सर्च करें, यूनिवर्सिटीज के अंदर लिस्ट देख लें, वेबसाइट पे जाएं यूनिवर्सिटीज की, वहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज मिल जाएंगे। और जैसा कि आपने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का नाम लिया, तो सर मुझे लगता है इसके केंद्र तो भारत के सभी राज्यों में उपलब्ध, सब जगहों पे। और सबसे अच्छी बात है 3 प्रकार के कोर्सेज हैं वहाँ पे। एक तो है सर्टिफिकेट कोर्स इन एनवायरमेंटल स्टडी, जिसमें वो 10th के लड़के ही 6 महीने का कोर्स कर सकते हैं एनवायरमेंट के बारे में। अच्छा, हाँ। और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद एक कोर्स है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल स्टडीज, पीजी डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल स्टडीज। वो 1 साल का कोर्स है, उसको 3 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, मिनिमम 1 ईयर है, मैक्सिमम 3 ईयर है। हाँ, 3 साल में, चूंकि वहाँ चूंकि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है तो वहाँ टाइम दिया जाता है आपको कंप्लीट करने की। और फिर मास्टर डिग्री 2 साल का कोर्स है। तो है उपलब्ध 3 प्रकार के कोर्सेज हैं। मास्टर डिग्री में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विषय से। हाँ, किसी भी विषय में नहीं, वहाँ केवल एनवायरमेंटल साइंस कर रखा है। साइंस विषयों में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एक बिहार में है, वो भी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। वो BA, MA और MSc दोनों प्रकार के कोर्सेज एनवायरमेंट में चलाती है। अच्छा, ये बहुत अच्छा बताया आपने सर, क्योंकि जिनका विज्ञान बैकग्राउंड नहीं है ना, और ग्रेजुएशन में साइंस नहीं पढ़ी, तो वो भी यहाँ से अप्लाई करके पढ़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो सर, क्या इनके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है या डायरेक्ट एडमिशन होता है? कुछ यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस कराती हैं। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम होता है एंट्रेंस के लिए, मास्टर डिग्री में एडमिशन के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे, तो वो कराती हैं। और दूसरा एक JNU अपना इंटरेस्ट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अगर आप मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहे हैं तो JNU अपना इंटरेस्ट लेती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे इंट्रेंस लेती है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने इंट्रेंस लगा रखा है। तो इंट्रेंस देंगे तो परसेंटेज का कोई बैरियर नहीं होगा। जिनका परसेंटेज 50-55% है और 40% कहीं लिमिटेशन कर रखा है, तो ऐसे लड़के वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी देख करके अप्लाई करेंगे, इंट्रेंस निकालेंगे और एडमिशन कर सकते हैं। बहुत सारा जगहों पे इंट्रेंस नहीं भी है, वहाँ पे सीधे मार्क्स बेसिस के ऊपर एडमिशन कर रहे हैं, वो लिस्टिंग निकालते हैं। तो उस प्रकार से एडमिशन है, ओपन है। अच्छा, कहीं इंट्रेंस है तो कहीं नहीं है। सर, एक प्राथमिक स्तर से मैं अगर शुरुआत करूं कि जो हमारे जो भावी पीढ़ी है जो अभी प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रही है, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उसको ये समझाना बड़ा जरूरी है कि हम क्या कीमत चुका रहे हैं पर्यावरण का दोहन करके। तो यदि हम प्राथमिक स्तर से बच्चों को इस विषय के लिए प्रोत्साहित करना चाहें
तो विद्यालय या घरों में हम उनके साथ ऐसी कौन सी चीजें करें, या कोई ऐसी कोई पुस्तक हो सरकार की तरफ से, कुछ ऐसी चीजें हो जो हम उनको एक्टिविटी के तौर पे या पढ़ने के तौर पे हम उनको दे सकें या करा सकें, या हम अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में कुछ ऐसा ला सकें? जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि ये बहुत अच्छा सवाल है कि चूंकि हम आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उसको हम लोग किस प्रकार का पर्यावरण दे के जाने वाले हैं। यही गंदा हवा, गंदा वो पानी, और वैसे वैसे एडल्ट्रेटेड और वैसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर वाले फूड जो खा करके बीमार पड़ जाएं। और वो सबसे बड़ा आज के समय में जो कोविड है वो सबसे बड़ा एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अगर ये इम्यूनिटी हमारी अच्छी होती, हमने अच्छा भोजन, अच्छे चीज तो हम जी हाँ, बिल्कुल, ये बात हम लगातार हम इस बात को बोलते हैं कि इस प्रकार के पेंडेमिक से हमारी सरकारें हमको नहीं बचाएंगी। हमारा जो पर्यावरण है, अगर वो हम एक को एग्जिस्टेंस में रहने की कोशिश करें नेचर के साथ में, और हम जब तक अपने पर्यावरण को स्वस्थ करके नहीं रखेंगे तब तक वो हमें इन आपदा से, जोखिमों से बचाएगा नहीं। जब तक वो स्वस्थ नहीं होगा, आपका पर्यावरण, आपका पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तब तक वो हमें इन प्रकार के संकटों से, इन प्रकार के जोखिमों से नहीं बचाएगा। तो सबसे जरूरी चीज है कि वो विद्यालय के अंदर और घरों के अंदर हम कितने, देखिए जो व्यवहार होता है, मैंने कहा कि प्रोडक्टिव एटीट्यूड क्या होता है, आदमी प्रोडक्टिव तभी होता है जब वो सारी चीजें प्रोडक्टिव देखता है। अब उसको लगता है कि हम गांव में नहीं है तो हमारे यहाँ हरियाली हो सकती है, हमारे अपने घर पे अपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो सक्युलेंट्स प्लांट होते हैं, जो कम पानी में, कम छाया के अंदर उस तरीके के प्लांट्स होते हैं, और वो अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन दे देते हैं और आपके अंदर पॉजिटिविटी भी लाते हैं। एक अच्छा जो स्वस्थ जो पर्यावास होता है, स्वस्थ जो परिस्थिति होती है, वो हमारे दिमाग को, हमारी एनर्जी को पॉजिटिव किए रखता है, और वो पॉजिटिविटी दिखती है। आप अगर घर के अंदर अपने जो फूड है उसके वेस्टेज को आप कंपोस्ट के जरिए उपयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग करके आप नर्सरी में उपयोग कर ले रहे हैं, जो भी आपके पास स्पेसेज है मौजूद, बालकनी है या छत है, जो भी स्पेसेज आपके पास मौजूद हैं, अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो बच्चों के अंदर जाहिर सी बात है, ये पर्यावरण के जो विज्ञान के जो विषय हैं उसके अंदर बच्चे से, क्योंकि बच्चा एक प्रकृति स्वभाव उनका बहुत प्राकृतिक होता है। आप उनके नदियों के पास ले जाएं, समुद्र के पास ले जाएं, या आर्द्रभूमि के पास ले जाएं, जंगल में ले जाएं, तो कभी भी आप उसको कितना भी महंगा खिलौना दे दें वो उससे नहीं खेलने वाला। बिल्कुल, बहुत सही कहा सर। जब समुद्र के किनारे हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो वो अपने आप रेत से खेलना शुरू करते हैं, ना जाने उनको कौन सी दैवी शक्ति है। आप उसको नहीं, वो प्रकृति प्रदत्त आदमी बहुत नेचुरल है। जैसे ये उम्र बढ़ती है उसके अंदर ये सारी जो कंज्यूमरिज्म है वो आ जाती है। आज के दौर में सबसे ज्यादा चिंता का विषय यही होता है कि हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं और वहां से हम भेजते हैं वो प्रोडक्टिव बनने के लिए, लेकिन वो निकल करके जब बाहर आते हैं तो पूरे के पूरे कंज्यूमर बन के निकलते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ये स्कूल के सामने भी चैलेंज है, घर के सामने भी चैलेंज है। तो गार्जियन के साथ साथ स्कूल को भी लगातार इन कंपोस्ट बनाने के लिए या सोलर एनर्जी को कैसे बिजली में कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें स्कूल से सिखा देनी चाहिए बच्चों को। उसी समय से लर्न कर लेना चाहिए। कैसे प्लांटेशन करेंगे, कौन सा प्लांट ऑक्सीजन दे सकता है, कौन सा प्लांट शैडो में हो सकता है, कौन सा प्लांट लाइट में हो सकता है, किस प्लांट की जरूरत ज्यादा है, कौन सा प्लांट ज्यादा वाटर को रिस्टोर करके रख सकता है। तो इस तरीके की जो डाइवर्सिटीज हैं वो स्कूल को बतानी चाहिए। अब आपको बताएं, बड़ी बदकिस्मती होती है जो शहर के बच्चे हैं, जो प्योरली अर्बन बैकग्राउंड के लड़के हैं, उनको राइस भी नहीं पहचानना आता, मैंगो का भी ट्री नहीं पहचान पाते, वो बनाना का भी प्लांट नहीं पहचान पाते, वो कभी देखा ही नहीं बेचारे ने, केवल फल देखा है। आम कहाँ से आ रहा है वो नहीं देखा उन्होंने कभी, उनको राइस कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं, कहाँ से ब्रिंजल आ रहा है ये पता नहीं। ये क्या स्कूल ये नहीं दिखा सकती? अपने यहाँ नर्सरी तैयार कर सकती है वो। हर एक स्कूल में एक अपना नर्सरी होना चाहिए, बच्चों को कम से कम प्लांट के स्पेसीज को डायरेक्ट दिखाना चाहिए, उन्हीं से उनको लगवाना चाहिए। साफ सफाई का काम भी बच्चों से कराना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि वो सीख सकें। ये जो चीजें हैं वो हम अपने लिए नहीं कर रहे, अपने बिल्कुल आने वाले जनरेशन के लिए कर रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे दादा परदादा लोगों ने जो एक अच्छा सा वातावरण हमें दिया था, शायद उसको हम लोग आने वाले जनरेशन को शायद वो वातावरण हम नहीं दे सके। ये बच्चों को बताना होगा अपने फेल्यूर के बारे में। बच्चों, आपको हम वो चीज नहीं दे पाए, तभी आप कोविड-19 जैसे
पैंडेमिक महामारी को से। झेल रहे हो, तो ये चीजों को, गलती को तो स्वीकारना पड़ेगा। एक सर अभी अखबार में एक लड़के ने बहुत अच्छा आविष्कार किया है कि जब आपने आरओ सिस्टम की बात की, तो जो आरओ सिस्टम से जो पानी बर्बाद होता है, जी हाँ, उसने उसको एक अलग तरीके से स्टोर करके और उसको दूसरे जो किचन के काम होते हैं उनके लिए प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक आविष्कार किया, इनोवेशन किया। बट ये एक शुरुआत है। और हमारी आपने जो चर्चा की और जो बातें की, बहुत अच्छी चर्चा है। विद्यालय को और परिवार को इस चीज के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और ये जो वातावरण जो आपने क्षेत्र बताया, इसमें मेरे ख्याल में आविष्कार का इतना स्कोप है कि हमने अभी तक आविष्कार किए हैं अपने सुख और सुविधाओं के लिए, लेकिन इस विषय के माध्यम से हम ऐसे आविष्कार करने के लिए प्रेरित होंगे जो हमारे पर्यावरण और हमारी अपने स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। हमारी कार्य का एक क्षेत्र है पारिस्थितिकी आधारित आपदा ह्रास जोखिम, आपदा जोखिम ह्रास, इकोसिस्टम बेस्ड डिजास्टर रिडक्शन। मतलब बहुत सारे ऐसी इकोसिस्टम हैं हमारे यहाँ, नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे आप साइक्लोन देखा अभी आपने, तो जो समुद्र के किनारे जहाँ पे नदियां समुद्र में गिरती हैं, वहां पे जो इकोसिस्टम फॉरेस्ट का बनता है उसको हम लोग मैनग्रोव बोलते हैं। तो वो मैनग्रोव कोस्टल इकोसिस्टम के अंदर होता है, वो भी एक वेटलैंड इकोसिस्टम के अंदर आता है। वो जो वहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं, उस प्रकार के बायोडाइवर्सिटी के जो फॉरेस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बहुत हाई इंटेंसिटी स्टॉर्म आता है उसको वो रोकते हैं, रोकने का काम करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम करते हैं। वो बचाता है हमें उस प्रकार के साइक्लोन से। जो लैंड में, जो रिवर के आसपास आप वेटलैंड देखते हैं, वो फ्लड से हमें बचाता है। तो अगर हम उसको मार देंगे, उसको कब्जा कर लेंगे, उसको अगर खत्म कर देंगे, तो वो जो दूसरे जीवों को जो घर देता है, वो कहाँ से, पक्षियां कहाँ से आएंगी? अगर वाटर इकोसिस्टम आपके पास नहीं होगा, रिवर इकोसिस्टम नहीं होगा, तो जो पक्षियां हैं वो कैसे आएंगी? वो आपका फूड चेन कैसे चलेगा? कोई भी इकोसिस्टम, एक पेड़ आप लगाते हो, वो कितने जीवों को घर देता है। आप एक पेड़ काट देते हैं, आप बहुत सारे जीवों को नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उनके आवास को खत्म कर देते हैं। तो अब ये सोच के चलना पड़ेगा कि हमें कोई एग्जिस्टेंस में रहना है। हम अपने अनुसार नहीं कर सकते कि यहाँ पे ये पेड़ नहीं रहेगा तो हम इसको काट के हटा देंगे, यहाँ पे ये चीजें नहीं रहने देंगे, यहाँ पे ये तालाब नहीं रहना चाहिए। ये हम कौन होते हैं तय करने वाले? जी, नेचर को डिसाइसिव बनाना होगा, उसके कोएग्जिस्टेंस में रहना होगा। नेचर ने हमें बहुत सारे विकास के आयाम दिए हैं, हमें डेवलपमेंट के बहुत सारे आयाम नेचर ने ओपन करके रखा है। जबरदस्ती अगर हम नेचर में घुस करके कुछ करने की कोशिश करेंगे, उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, और वो बुरा परिणाम सामने है। बिल्कुल सर, समय की सीमा है, और मुझे लगता है कि इतनी अमूल्य जानकारी जो आज आपने दी है, और वाकई एकदम प्रेरक जानकारी है। ये ना केवल एक करियर के रूप में, बल्कि हमारे जीवन को सफल बनाने के रूप में ये कोर्स जरूर लेना चाहिए। जी बिल्कुल। जी सर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए कुछ समय निकाला। जी धन्यवाद, और सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम जी। तो ये थे हमारे साथ कुमार दीपक जी, जिन्होंने करियर इन एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी, और आशा करते हैं कि आपको भी इसी से लाभ जरूर पहुंचा होगा। बस अगले कार्यक्रम परवाज़-ए-काम तेरा के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं चांद मोहम्मद।